गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज जो हम क्लास 8 जो है नागरिक शास्त्र में जो है हम लोग जो है पार्ट 5 में जो है हम लोग संसदीय सरकार न्यायपालिका के अंतर्गत जो है हम लोग जो है उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग ने जो है वीडियो में जो हम लोग ने उच्चतम न्यायालय के गठन क्या और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके हटाने की प्रक्रिया तथा वेतन के बारे में जाना। आज हम लोग जो है उच्चतम न्यायालय क्षेत्राधिकारों की जो है और शक्तियों की चर्चा करेंगे। क्षेत्राधिकार का अर्थ जो है उन शक्तियों से है जिनका प्रयोग जो है न्यायालय जो है कानूनों की व्याख्या करने और जो है विवादों का समाधान करने के लिए करती है। वह शक्ति जिसका प्रयोग न्यायालय द्वारा जो है कानून की व्याख्या एवं विवादों के जो है समाधान के लिए विवादों के समाधान के लिए किया जाता है। समाधान के लिए विवादों के समाधान के लिए किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के कई क्षेत्राधिकार में जो पहला जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, पहला है मौलिक क्षेत्राधिकार, इसे जो है हम लोग जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। इस अधिकार के अंतर्गत जो है यदि राज्य एवं केंद्र या भारत केंद्र एवं केंद्र
प्लस राज्य। यदि राज्य और केंद्र के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है या राज्यों या केंद्र के बीच विवाद होता है, यानी अनेक राज्य हो, एक से अधिक राज्य हो और केंद्र के बीच विवाद हो, और दो राज्यों के विवाद हो, या राज्यों या भारत केंद्र और जो है राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में जो है निर्णय लेने का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय जो है उस विषय को निर्णय लेता, सर्वोच्च न्यायालय जो है उस विषय पर निर्णय लेता है। दूसरा जो है वह है रिट से संबंधित जो है अधिकारिता, रिट अधिकारिता। रिट अधिकारिता, रिट जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकार का संरक्षक भी माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का जो है हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वह जो है रिट जारी करता है। जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार की रिट जारी करती है। सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार की रिट जारी करती है। जो सर्वोच्च न्यायालय के जो है अनुच्छेद जो है 32 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है वह रिट जारी करने का अधिकार है। तीसरा है वह है अभिलेख न्यायालय। कभी कभी सर्वोच्च न्यायालय जो है किसी विषय पर जो है निर्णय दिया जाता है। जो निर्णय दिया जाता है वह स्वयं के लिए और उसके अधीनस्थ न्यायालय के लिए भी जो है एक कानून होता है और वह एक प्रकार से अभिलेख होता है। जो निर्णय दिया जाता है वो एक प्रकार से अभिलेख होता है और भविष्य में जो है उस विषयों पर जो है उसी प्रकार का निर्णय दिया जाता है। उसे सुरक्षित भी रखा जाता है और आने वाले जो है मुकदमों में भी जो है सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसी प्रकार का निर्णय जो है देती है। चौथा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार भारत में जो है एकल एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था अपनाई गई है। एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था का अर्थ है कि जो है ऊपर से नीचे तक जो है न्यायालय की एक श्रृंखला है। जो सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी जिला न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। यदि कोई जो है व्यक्ति जिला न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह हाई कोर्ट में अपील कर सकता है और वह यदि कोई व्यक्ति हाई कोर्ट के न्यायालय से जो है उच्च न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह ऐसी स्थिति में वह जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील कर सकता है। परंतु जो है कुछ जो है बाउंडेशन उसके आधार पर जो है वो अपील करने का अधिकार है। पांचवा है सलाहकार संबंधी अधिकार।
सलाह कार संबंधी अधिकार। सलाहकार संबंधित अधिकार। उच्चतम न्यायालय जो है वह राष्ट्रपति को भी सलाह भी दे सकता है, राष्ट्रपति को सलाह देने का भी अधिकार है, परंतु राष्ट्रपति उस सलाह को जो है मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि किसी जो है विषय पर जो है यदि राष्ट्रपति जो है वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सलाह मांगते हैं तो वैसी स्थिति में जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है 5 न्यायाधीशों का एक पीठ जो है तैयार किया जाता है। पीठ यानी दल तैयार किया जाता है जो सर्वोच्च जो है जो भारत के जो है राष्ट्रपति को सलाह देता है, परंतु इस सलाह को मानने के लिए जो है वह जो है राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। छठा है वह है न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। न्यायिक जो है पुनर्विलोकन का अधिकार, जो न्यायिक जो है पुनर्विलोकन का अधिकार। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है अपने दिए गए निर्णय पर पुनः विचार करना। जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने दिए गए निर्णयों पर पुनः जो है विचार करने का भी जो है उनको अधिकार है। यदि सर्वोच्च न्यायालय जो है कोई निर्णय देती है तो बाद में जो है उस निर्णय पर पुनः विचार भी जो है कर सकती है। कई बार जो ऐसा देखा भी गया है कि न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय दिया गया है उस पर जो है वह पुनः विचार करके उस निर्णय में बदलाव भी जो है कर सकती है। कार्यपालिका विधायिका जो है ऐसे निर्णय, यदि कार्यपालिका विधायिका जो ऐसे निर्णय लेती है जो भारतीय संविधान के विपरीत हो या जो है भारतीय संविधान को खंडित करने वाले की स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है उस जो है कानून को रद्द करने का भी जो है अधिकार जो है उसको जो है कानून को रद्द करने का भी अधिकार है। इन अधिकारों के अतिरिक्त जो है कुछ अन्य अधिकार भी जो सर्वोच्च न्यायालय को दिए गए हैं। कि सर्वोच्च न्यायालय के अनधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अनधिकार कर दो, अन्य अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अन्य अधिकार। अन्य अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के कई अन्य अधिकार भी है। पहला है वह है संविधान की व्याख्या। संविधान की व्याख्या, संविधान की व्याख्या जो सर्वोच्च न्यायालय जो है वह संविधान की अंतिम रूप से व्याख्या करता है। यदि संविधान में किसी प्रकार की समस्या है तो उसमें जो है संविधान की जो है शब्दों की व्याख्या करने का अधिकार जो है वह सर्वोच्च न्यायालय को है। दूसरा है संविधान का संरक्षक। संविधान
का संरक्षक जो सर्वोच्च न्यायालय है वह संविधान का जो है संरक्षक भी है। यदि जो है संविधान जो है यदि विधायिका द्वारा या कार्यपालिका द्वारा किसी प्रकार का संविधान का उल्लंघन किया जाता है तो संविधान की रक्षा करने का काम जो है सर्वोच्च न्यायालय करती है। यदि विधायिका कुछ ऐसे कानून बनाती है जो भारतीय संविधान के जो है मौलिक सिद्धांतों के विरुद्ध है या उससे जो है भारतीय संविधान की मौलिकता खंडित होती है तो सर्वोच्च न्यायालय जो है उस जो है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द कर सकती